हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सब पढ़ रहे थे राष्ट्रपति का जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो पिछले वीडियो में हम सब ने पढ़ा था राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है। इसको हम सब ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसको आप जाके ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज हम पढ़ेंगे एक एक करके विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति का जो विधायी शक्तियाँ हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, याद रखना राष्ट्रपति संसद का क्या होता है, एक अभिन्न अंग है। उसके हस्ताक्षर से ही कोई कानून बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि राष्ट्रपति का कोई भी हस्ताक्षर होगा तभी कोई कानून बन सकता है, उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बनेगा। नेक्स्ट याद रखना है कि वह संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग कर भी कर सकता है। यानी कि संसद का सत्र जो है वो आउट कौन करता है, राष्ट्रपति। सत्रावसान को कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा को भंग भी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट याद रखना है कि वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है तथा संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण भी दे सकता है। ये भी याद रखना है कि जो लोकसभा का प्रथम सत्र होता है उसको संबोधन करने का कार्य किसका है, तो राष्ट्रपति का। और जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसका भी अभिभाषण कौन देता है, मतलब उसको भी संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो नए राज्य का निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन और संबंधित विधेयक, धन विधेयक या संचित निधि पर भारतीय व्यय वाला विधेयक, राजहित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई राज्यों का निर्माण करना है, कोई नए राज्य का, या नए राज्य का मान लेते हैं कोई भी राज्य है उसका सीमा में परिवर्तन करना है, ठीक है। कोई भी विधेयक जैसे कि धन विधेयक होता है, ठीक है। और उसी तरह राजहित से जुड़े जो विधेयक होते हैं उसका अगर संसद में लाया जाता है तो वो राष्ट्रपति के अनुमति के आधार पे ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसका अनुमति अगर नहीं होता है तो वो संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 तथा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा सत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यानी कि याद रखना है राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 सदस्य को क्या करता है, मनोनीत करता है। वो 2 सदस्य कौन हो सकते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के हो सकते हैं। और साथ ही राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो सदस्य जो है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान के 104वें संशोधन द्वारा, याद रखना है, वर्ष 2019 में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया था। यानी कि ये जो एंग्लो इंडियन था, आंग्ल भारतीय का जो 2 सदस्य चुना जाता था वो अब ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। कौन सा संशोधन करके, संशोधन 104। संविधान का जो संशोधन है 104 नंबर का, ये करके याद रखना है 2019 में ये वाला काम ख़त्म कर दिया। यानी कि अब वो 12 सदस्य को ही नामित करता है राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 123 के अंतर्गत और समान स्थिति, यानी कि सत्र नहीं चलने की स्थिति, मतलब अगर सत्र नहीं चल रहा है संसद का तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। मतलब कोई भी एक कानून बना सकता है राष्ट्रपति, कब, जब कोई सत्र नहीं चल सकता है, बिना सत्र अगर नहीं चल रहा है तब जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में उनके पास पावर है कि वो अध्यादेश ला सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ में याद रखना है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी को सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, परिहार और कम करने का अधिकार प्राप्त है। वह मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 72 में याद रखना है राष्ट्रपति कोई अगर किसी का वो मान लेते कोई वो सज़ा मिल गया है तो उसको क्षमा कर सकता है, उस सज़ा को ख़त्म कर सकता है या उसको कम कर सकता है। और अगर किसी को मृत्युदंड मिल गया तो उसको माफ़ भी कर सकता है, कौन, तो याद रखना है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट याद रखना है कि वह सैन्य प्रशासन द्वारा प्राप्त सज़ा या कोर्ट मार्शल की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। यानी कि सेना के प्रशासन के द्वारा कोई अगर सज़ा दिया गया है तो उसको भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति।
उसे अधिकार है कि वह किसी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भी ले सकता है। यह अनुच्छेद 143 में वर्णन है। यानी कि जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय से, याद रखना है, कोई परामर्श ले सकता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 143 में। चलिए राष्ट्रपति का वीटो पावर के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है यानी कि निषेधाधिकार शक्तियाँ, वो क्या है? तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो शक्तियाँ प्राप्त है। कौन कौन? आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। एक एक करके पढ़ते हैं। तो आत्यांतिक वीटो क्या है, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो क्या है? लिखा है, इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। यानी कि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति इस पर कोई भी अनुमति नहीं देगा। वो क्या कर लेगा? वो विधेयक को अपने पास रख लेगा। ठीक है, ये इस बोलते हैं आत्यांतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। नेक्स्ट है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। क्या है कि इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। यानी कि कोई मान लेते हैं कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आया है साइन के लिए, तो वह क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को अगर कुछ उसमें ठीक नहीं लग रहा है तो वह पुनः उस विधेयक को संसद के पास भेजेगा कि उस पर आप पुनः विचार कीजिए, उसके बाद हमको भेजिए। तो इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। और इसमें क्या था कि कोई भी अगर विधेयक आया उस पर साइन के लिए राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति बिना कुछ बोले उसको अपने पास रख लेगा, ठीक है, और कुछ उस पर जवाब नहीं देगा। इसको बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। एक आता है जेबी वीटो। जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है कि इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अर्थात इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो अनुमति देता है, ना ही अनुमति देने से इनकार करता है, और ना ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। इसको बोलते हैं जेबी वीटो। मतलब उस जो भी विधेयक आया उसको हमेशा के लिए, कोई मतलब टाइम नहीं है, उसको अपने पास रख लिया। ना तो राष्ट्रपति इसको फिर से भेज रहा है, ठीक है, संसद के पास, ना ही उसको फिर देने से इनकार कर रहा है, बस उसको क्या कर लिया? अपने पास रख लिया। इसको बोलते हैं जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। नेक्स्ट याद रखना है, एक विवादास्पद लिया है कि भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। इनके द्वारा याद रखना है जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम प्रयोग था। तो जेबी वीटो का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। कब? 1986 में। कौन सा विधेयक था? तो एक विवादास्पद विधेयक था जो कि था भारतीय डाक संशोधन विधेयक। यानी कि भारतीय डाक जो संशोधन विधेयक था 1986 में जो आया था, उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। तो इनके पास ही आया ये विधेयक साइन करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया। मतलब वो जो विधेयक है इसको अपने पास रख लिया, ना इसका कुछ जवाब दिया, ना इसको संसद में भेजा, इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो इसी को बोलते हैं, याद रखना है, जेबी वीटो। और पहला प्रयोग कौन किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति का जो सैन्य शक्तियाँ हैं। याद रखना, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन है। वह याद रखना है, वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों का प्रमुखों का क्या करता है? नियुक्ति करता है। यानी कि तीनों का जो सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इसका जो सेना प्रमुख है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखना, वह युद्ध के आरंभ में इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। यानी कि याद रखना है कि युद्ध का जो आरंभ है, ठीक है, और इसकी समाप्ति है, इसका घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन याद रखना है ये संसद की अनुमति के आधार पर होता है। यानी कि संसद का अगर अनुमति हो गया है किसी युद्ध को आरंभ करना है या किसी युद्ध को समाप्त करना है, तो वो फिर राष्ट्रपति इसका घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट आता है विशेषाधिकार शक्तियाँ। याद रखना, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करके कार्य कर सकता है। यानी कि याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है
वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन कुछ इनके पास विशेष अधिकार है कि ये मंत्रिपरिषद के सलाह लिए बिना भी कोई कार्य कर सकते हैं। कौन कार्य कर सकते हैं? तो वह स्थितियाँ इस प्रकार हैं कि जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके कोई भी कार्य कर सकता है। साथ ही या पदधारी की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो तो राष्ट्रपति कर सकता है। यदि सत्तारूढ़ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियाँ। याद रखना, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में विशिष्ट आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 352, ठीक है, 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास, और वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में इसका वर्णन है। तो एक एक करके देखते हैं। तो संविधान के 352 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि पूरे भारत या किसी एक भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो वह संपूर्ण भारत या किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। एवं 1 माह की अवधि के पश्चात ऐसी घोषणा संसद से अनुमोदन न होने की स्थिति में स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, इसमें क्या वर्णन है कि अगर राष्ट्रपति को यह पता चल गया कि भारत पर या भारत के किसी भाग पर बाह्य आक्रमण होने वाला है, युद्ध होने वाला है, तो राष्ट्रपति जो है या तो पूरे भारत में या उस भाग में जहाँ पे युद्ध होने वाला है वहाँ पे क्या लगा देता है, आपातकाल की घोषणा कर देता है। और याद रखना है कि ये अगर आपातकाल का घोषणा हो गया तो 1 माह की अवधि के बाद 1 माह की अवधि के बाद संसद से इसका अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। नहीं तो इस स्थिति में वह जो याद रखना है आपातकाल का जो घोषणा है वो स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखना है कि ऐसी घोषणा को संसद के 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। यानी कि अगर संसद के 2/3 से बहुमत से पास हो गया तो वो आपातकाल फिर बना रहेगा। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 356 में ये कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ हैं? तो याद रखना इसके अंतर्गत यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति वहाँ आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कि वहाँ पे क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा उस राज्य में। और ऐसी घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन 2 माह के अंदर होना आवश्यक है। तो याद रखना है राष्ट्रपति शासन जो लगता है किसी भी राज्य में वो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये कब लगता है कि अगर राज्य सरकार संवैधानिक तरीके से काम नहीं करता है, तब वहाँ राज्यपाल के सिफारिश पर याद रखना है राष्ट्रपति वहाँ पे क्या लगा देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। यानी कि आपातकाल घोषित कर देगा उस राज्य में और वहाँ पे लग जाएगा राष्ट्रपति का शासन। और याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति का शासन लग गया तो संसद के द्वारा 2 माह के भीतर उसका अनुमोदन कराना आवश्यक होता है, तभी वो राष्ट्रपति शासन आगे तक बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है लास्ट संविधान का अनुच्छेद 360। इसके अंतर्गत याद रखना है देश में अगर आर्थिक संकट की स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियां का प्रयोग कर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कि देश में अगर आर्थिक संकट आ गया, पैसे की कमी हो गया, तो अनुच्छेद 360 के तहत याद रखना राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो पूरे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात में अभी तक वित्तीय आपात घोषित नहीं किया गया है। यानी कि यह जो अनुच्छेद 360 है इसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि अभी भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पद रिक्तियाँ और ये लास्ट है। तो जो पद रिक्त है वो कैसे होता है राष्ट्रपति का? तो याद रखना यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता है, यानी कि राष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो जाता है या अपने पद से वो त्यागपत्र दे देते हैं या हटाए जाते हैं महाभियोग का प्रयोग करके, तो वहाँ पे राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पे कार्य करता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। याद रखने कि यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, यानी कि उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है, तो उस कंडीशन में जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे पूरा पॉइंट को आपको याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य करेगा राष्ट्रपति के रूप में। अगर वो भी नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का, याद रखना है, वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर ही होना जरूरी है। याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है किसी कारणवश तो 6 महीने के भीतर वहाँ पे चुनाव हो जाना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। चलिए नेक्स्ट है, संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनः विचार के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। याद रखना है कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट आता है, एक राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। ये क्या है, इसका वर्णन याद रखना पहले अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग के द्वारा क्या होता है, तो देखिए, राष्ट्रपति को उसकी पदाविधि की समाप्ति के पूर्व संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लगाकर पदम्युक्त किया जा सकता है। यहाँ पर रखना है कि राष्ट्रपति अगर कोई भी संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो याद रखना है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं महाभियोग। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ शुरू की जा सकती है। याद रखना है कि जो महाभियोग का प्रयोग है वो संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में। लेकिन याद रखना है 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। अगर महाभियोग चलाया जा रहा है तो इसका 14 दिन पहले ही सूचना दे देना है। नेक्स्ट याद रखना है कि बरसता उस सदन के 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव द्वारा सहमति व्यक्त करें। यानी कि अगर किसी सदन में महाभियोग लगाने का प्रक्रिया चालू करना है तो वहाँ पे जितने भी सदस्य हैं उसका 1/4 सदस्य जो है वो लिखित प्रस्ताव पारित करेगा, तब वहाँ पे महाभियोग स्टार्ट होगा। याद रखना, आरोपों का अन्वेषण और अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रपति को अपने पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति इस दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों से, याद रखना, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर पदमुक्त किया जा सकता है। यानी कि संसद दोनों सदन में अगर 2/3 बहुमत मिल गया महाभियोग पर, ठीक है, महाभियोग पर अगर 2/3 बहुमत मिल गया तो महाभियोग उस राष्ट्रपति पर पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। तो ये पूरा राष्ट्रपति का डिटेल में पूरा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।